जो लिबरल जो है ना, ये जेंडरिज्म से दे आर चैलेंजिंग द क्रिश्चियनिज्म बाइबल, उसको चैलेंज कर रहे हैं वो। हम्म, और हम्म, डेमोक्रेसी के साथ साथ ट्रांसजेंडरिज्म भी एक फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बन चुका है आजकल अमेरिका का, टू इम्पोज ऑन अदर कंट्रीज। उन्होंने यूरोप पे हम्म, ट्राई किया, रशिया पे ट्राई किया, और इंडिया पर भी शायद ट्राई कर सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई दे विल फेल, क्योंकि भारत में तो सभी जो जेंडर है वो सभी समान माने जाते हैं, महिलाओं को हम्म, ज्यादा पावर दी जाती है। तो दिस इज व्हाट द प्लान इज। और हम्म, फेमिनिज्म से ही ट्रांसजेंडरिज्म निकला है थोड़ा बहुत। हम्म, तो ये सब एक्सपोर्ट्स में शुरू हो जाएंगे, शायद ह्यूमन राइट्स में वो जेंडर राइट्स को भी इंक्लूड कर देंगे। दिस इज व्हाट द फॉरेन दिस थिंग इज, क्योंकि कुछ लेवरेज चाहिए इनको उत्पात मचाने के लिए, उसके बिना नहीं कर हम्म, सकते। तो अभी सूर्य ग्रहण तो सूर्य देव के साथ हो रहा, राहु केतु का, वो तो लोग एक्सेप्ट हम्म, करना शुरू कर दिए हैं अभी यहाँ पे अमेरिका में भी। लेकिन अब आप मुझे बताइए कि ये जो अमेरिकन अपने इकोनॉमी में जो चेंजेस जल्दी जल्दी आने शुरू हो गए हैं, लोग पैसा निकाल रहे हैं बैंक से, बैंक्स बंद हो रही है, और इन 3 इंश्योरेंस कंपनीज कैलिफोर्निया से भाग गई, होम ओनर्स वाली। हम्म, अमेरिकन नेशनल भाग गई, स्टेट फार्म भाग गई, और एक और भागने वाली है। मतलब आज जब हम बात कर रहे हैं, 2 लाख घर अनइंश्योर्ड है, 2 लाख। और मेजोरिटी ऑफ दोस हाउसेज आर इन द फायर एरिया, जो भी शुरू होने वाला है थोड़ी दिनों में। सो व्हाट यू हम्म। सी और सी नाउ, इंश्योरेंस जा रही है, तो इसका मतलब और भी दे आर सीइंग समथिंग व्हिच वी डोंट सी, व्हिच यू ऑलरेडी प्रेडिक्टेड। देखिए आदित्य जी, आपको पता है मैंने जो प्रेडिक्ट करके रखा है ऑलरेडी के आईटी और बैंकिंग दोनों वेस्ट का रैप अप हो सकता है। तो नेक्स्ट 18-20 मंथ्स में बहुत ही कम एंटिटीज में कंसोलिडेट होके आ सकता है। और रेट कट का तो आप जानते ही हैं कि पहले ही हमने बोगस है बता दिया था। पूरे बिल्कुल। 2 साल से बता रहे हैं कि 2022 में भी नहीं आना, 2023 में भी नहीं आना, 2024 में एक आना है शायद, क्योंकि इलेक्शन का वाला ईयर है। तो आई थिंक ये जो जिस एक्यूरेसी के साथ मैंने फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट्स बता दिए जो एक्चुअली मंथली मीटिंग में डिसाइड होते हैं, और मैंने 2 साल पहले सारे बता दिए। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इट इज सो प्रेडिक्टेबल कि ट्रेजेक्टरी कहाँ जा रही है। तो ना सिर्फ इन्फ्लेशन की बात हो रही है, बच्चे जो अब जिस प्रकार से, क्योंकि रियल फिजिकल एसेट अब एक खाली रेजिडेंशियल रियल एस्टेट बचा है। कमर्शियल रियल एस्टेट में से जीरोस गायब हो रहे हैं, बिल्कुल वैसे जैसे चाइनीज कमर्शियल रियल एस्टेट में से जीरोस गायब हो रहे हैं। दोनों का सेम पैरेलल इंपैक्ट है डी डॉलराइजेशन का। तो जो लास्ट एसेट बचा है विच इज रेजिडेंशियल रियल एस्टेट यूएस के अंदर, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, मुझे लगता है उसमें से जीरोस रीसेट के बाद जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे, रीसेट के बाद जाएंगे। उससे पहले जो क्राइसिस का इवेंट आना है, बैंक ऑफ जापान से मुझे लगता है अब तक तो 3-4 अलग अलग प्रकार के स्टेटमेंट्स आ चुके हैं उसी इफेक्ट में कि कभी भी वी कैन टेक एक्शन। तो जैसे ही बैंक ऑफ जापान से एक्शन शुरू होगी तो इट विल इमीडिएटली हिट द यूएस स्टॉक मार्केट, और वहां से फिर आपको इम्पैक्ट फिर बाकी की सारी मार्केट्स में थोड़ा थोड़ा फैलता हुआ दिखेगा। और उसके रिटेलिएशन में वेस्ट की सेंट्रल बैंक्स कुछ एक्शंस लेगी, जो हो सकता है स्पाइरल होके बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो जाए वेस्टर्न बैंकिंग सेक्टर के लिए। तो आई थिंक ये नई प्रकार की अनचार्टेड टेरिटरी में पूरा वर्ल्ड जा रहा है, एंड द ओनली रे ऑफ होप इज भारत। क्योंकि व्हाट वी हैव, मतलब जिस प्रकार की बैलेंस्ड इकोनॉमी हमारी टीम ने दी है, इनफैक्ट इवन प्रेपरेटरी स्टेप्स आप देख सकते हो उन्होंने एडवांस में ले लिए हैं बहुत सारी चीजों के। जैसे सेबी ने स्ट्रेस टेस्ट कंडक्ट कर ली स्मॉल कैप मिड कैप फंड म्यूचुअल फंड्स की, अगर सडन विड्रॉल्स आता है तो क्या होगा। एच डी एफ सी, एल आई सी, एस बी आई के जो अप्रूवल्स दिए गए हैं कि वो जहां भी स्टेक लेना चाहे ले सकते हैं। तो कभी जब इमरजेंसी आएगी और सडन विड्रॉल्स होगा तो वो बैलेंस आउट करेंगे, जब डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट वो सडन विड्रॉल्स को नेगेट कर लेगी। ठीक। तो आई थिंक प्रेपरेटरी स्टेप्स अच्छे खासे हो रहे हैं, और हम ये भी देख रहे हैं कि करेंसी जो है उसको भी थोड़ा कंट्रोल में लिया जा रहा है, करेंसी ट्रेडिंग को। तो आई थिंक 3 मई तक का कुछ एक्सटेंशन दिया है उन्होंने अभी टेम्पररीली पोजीशंस कैंसल आउट करने को। उसके बाद करेंसी का भी फुल कंट्रोल, बहुत अच्छा खासा कंट्रोल गवर्नमेंट के उसमें आ जाएगा।
तो आई थिंक द गवर्नमेंट इज वेल प्रिपेयर्ड। इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा है हमारे लिए जो इलेक्शन है, मोदी जी को हम जितनी ज्यादा सीट्स हम दे पाएंगे, उतना ज्यादा उनके हाथ हम मजबूत कर पाएंगे, और जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस और पावर के साथ वो वापस आएंगे, उतना स्पीड से आप रिफॉर्म्स ला पाएंगे। तो आई थिंक जो 10 साल का उनका जिस प्रकार से उनका रहा है कंट्रीब्यूशन, मतलब आप कोई भी डोमेन उठा के देख लो तो आपको पता लगेगा। अभी तक ज्यादा 7 नए आईआईटीज दिए हैं, 7 नए आईआईएम्स दिए हैं, ओके, 16 नए ट्रिपल आईटी दिए गए हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक रेडिकल रिफॉर्म लेके आए हैं, एक 1.25 लाख करोड़ का बजट दिया गया है ये फाइनेंशियल ईयर के लिए, स्पेसिफिक एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए। फर्स्ट रेल एंड ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी बनी है, फर्स्ट फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी बनी है, 50% प्लस एमबीबीएस की सीट्स उन्होंने बढ़ाई है, 80% इंक्रीज हुई है मेडिकल की सीट्स, 121 न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बनी है। तो आई थिंक एजुकेशन में ओवरऑल बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। इवन इकोनॉमी वाइज हम टॉप 5 इकोनॉमी में, और आगे आप देख रहे हो कि नेक्स्ट टर्म के अंदर हम आ जाएंगे टॉप 3 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड में। एवरेज इनकम में 50% इंक्रीज हुआ है। वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स का जो उनका गोल था, उसके ऊपर भी हम आगे बढ़ रहे हैं जिस प्रकार से आप देख रहे हो। रिजर्व्स जो है वो अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। 22.7 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट्स हमारा, अगर आप क्वार्टरली भी देख ले, वर्सेस 7.6। 5% इन्फ्लेशन रेट है जो पहले 8.2% 2014 से पहले एवरेज हुआ करता था। 2.7 लाख करोड़ की मुद्रा लोन दी, 22.5 लाख करोड़ की मुद्रा लोन दी गई है फॉर ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल। तो आई थिंक जिस प्रकार से मोदी जी ने जो पूरा एक, आप कह सकते हो कि जो गोल है डीकोलोनाइज करने का, कि अंग्रेजों ने जो एक नौकरों वाला देश बना दिया था, हमको कन्वर्ट कर दिया था इनटू अ नौकरों वाला देश, उसको वापस मोदी जी एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल पे एक सशक्त देश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर जगह आप देख रहे हो कि करप्शन पे भी फुल ड्राइव में है, ईडी देख रहे हो आप, ईडी की एक्शंस देख रहे हो। तो करप्ट लीडर्स को भी नहीं छोड़ा बख्शा जा रहा है, और इनफैक्ट मैं तो चाहूंगा कि थर्ड टर्म में और एक्शन हो इनके ऊपर। 7 नए एम्स हुए हैं, 16 नए एम्स अभी भी इन प्रोग्रेस है, मतलब बिल्ड हो रहे हैं, ठीक है। 10,000 से ज्यादा जन औषधि स्टोर जो फार्मा माफिया को कंपटीशन दे रहे हैं, राइट, वो प्राइसिंग पे दे रहे हैं जहां पे भारतीय सिटीजन्स अफोर्ड कर पाए। 90 करोड़ की स्पेंडिंग हुई है हेल्थ सेक्टर के अंदर। कोविड वैक्सीन का पूरा आपने वो देखा है कैसे मैनेज हुआ है। इनफैक्ट 100+ नेशंस को हमने हेल्प की वैक्सीन मैत्री के द्वारा। तो वुमेन रिजर्वेशन का बिल पास हुआ है, वही वापस नारी शक्ति वाला, जो वुमेन एम्पावरमेंट वाला जो इकोनॉमिक्स का मॉडल था, उसको भी हम वापस लेके आ रहे हैं। बेसिक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने कंप्लीट किया, टॉयलेट से लेके राम मंदिर से पहले 4 करोड़ लोग अपने घर गए हैं, तो एक बेसिक एम्पावरमेंट हुआ है उन लोगों का जिनके घर पे छत तक नहीं थी। 10.3 करोड़ का गैस कनेक्शन उज्ज्वला स्कीम से हुआ है। जो लोग ट्रेडिशनल मेथड इस्तेमाल करते थे, जहां पे आपको लकड़ी काटने जाना पड़ता है, उसको लेके आए, फिर वो उससे जो धुआं फैलता था, जो पोल्यूशन है। 50 करोड़ से ज्यादा जनधन अकाउंट पूरा अपने उन्होंने बैंकिंग जो है फॉर्मलाइज करवाया। आज छोटे छोटे ठेले वाले जो यूपीआई इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा जाता है। आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना एम्पावरमेंट है उस सेविंग्स के साथ। कितना बड़ा चेंज लाया है उन्होंने ऑन ग्राउंड लोगों के लिए। यू कांट बिलीव कि उनका एक सेल्फ एस्टीम इतना बढ़ गया है कि आज अगर बाजू में कोई एलिट बैठा भी है तो कोई देखता तक नहीं, नॉर्मल सिटीजन उसको। तो आई थिंक एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन प्रधानमंत्री जी का यही रहा कि नॉर्मल सिटीजन्स को उन्होंने कितना सेल्फ एस्टीम दिलवाया। वो एक जो मेंटालिटी थी 2014 के पहले कि कुछ नहीं हो सकता, उसको पूरा रिवर्स मेंटली करना इज अ वेरी बिग कंट्रीब्यूशन। आज 11.8 करोड़ फार्मर्स हैं जो
पीएम किसान योजना से बेनिफिट हुए हैं, सॉइल हेल्थ से लेके फर्टिलाइजर तक का उनको जो बेनिफिट मिला। आप जानते हैं 2014 से पहले कितने फार्मर्स हैं जो सुसाइड करते थे, और जिसमें गलती एक्चुअली किसी की नहीं है, बिकॉज वही डॉलराइजेशन के इम्पैक्ट की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर का जो प्रॉफिटेबिलिटी चला गया। 80 करोड़ लोग हैं जिनको फूड सिक्योरिटी में कवर किया गया, सामने फार्मर्स से यही स्टॉक लेके डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो फार्मर्स को भी मिनिमम एमएसपी वाली इनकम हो गई। तो एक जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है रूरल भारत का, और इवन साइकोलॉजिकली जो हिस्टोरिकल रॉन्ग्स थे जो उन्होंने रिवर्स किए, जैसे राम मंदिर हो गया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो गया, मंदिर इकोसिस्टम को वापस लेके आना, महाकाल कॉरिडोर जो उज्जैन में कंप्लीट कराया, चार धाम प्रोजेक्ट, केदारनाथ का रिफॉर्मेशन, सोमनाथ का रिफॉर्मेशन, शारदा पीठ कश्मीर, बैप्स अबुधाबी में मंदिर। तो आई थिंक कोई कोना नहीं छोड़ा है प्रधानमंत्री जी ने काम करने में, और आई थिंक भारत का जो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि 400 सीट्स का जो उनका लक्ष्य है उनको पूरा करने में, एक ही दिन है हमें वोट करने जाना है, सिंपल सी ड्यूटी करनी है, और वो अब हमारी बारी है कि हम इतनी जिम्मेदारी हमारी कंप्लीट करें ताकि वो टीम जो हमारे लिए 12-12 घंटे काम कर रही है। इनफैक्ट आपने अभी मुझे पूछा कि जयशंकर जी से आप मिले, अब अगर आप उनका स्केड्यूल अगर आप सुनोगे तो आपको लगेगा बाप रे, मतलब कौन ऐसे कैसे कोई कर सकता है इतना काम। तो आई थिंक क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना जो सोशल मीडिया पे चलाते रहते हैं, अच्छा कुछ लोग हैं जो लिख भी रहे थे कि मैं प्रोबेबल कैंडिडेट हूँ, ये वो, इन लोगों को ये तक नहीं समझ में आता कि भाई साहब और फिर टिकट नहीं मिलती, वो तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगी। ओके, इन लोगों को इतना भी नहीं समझ आता कि आप ये टीम के ऐसा आप सोच भी कैसे सकते हो इस टीम में एंटर करने को। 12-13-14 घंटे काम करते हैं ये लोग। तो फिर इनको लगता है कि भाई नहीं हुआ ये, तो फिर कुछ भी बकवास पेलना शुरू कर देते हैं सोशल मीडिया पे गवर्नमेंट के विरुद्ध, बिना समझे सोचे कि क्या किस प्रकार का एफर्ट चाहिए। अगर मोदी गवर्नमेंट में आपको अगर आपको उसमें टिकट चाहिए तो कितना मेहनत लगता है, पहले आप देखो तो वो कितना घंटे काम करते हैं। मतलब कैपेसिटी, फिजिकल कैपेसिटी नहीं है लोगों की उनको मैच करने की मिनिस्टर्स को। मैं बता रहा हूँ, मैं देखा हूँ ये हाउ मेनी आवर्स दिस पीपल वर्क, इट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। साउथ में आप जाके देखो, अन्नामलई ने जिस प्रकार से ऑन ग्राउंड वर्क किया है, ऐसा लगता है यू हैव टू कीप एवरीथिंग असाइड तो ही आप इस प्रकार का कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। तो प्रधानमंत्री जी का एक और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि पॉलिटिक्स को उन्होंने एक ऐसा डोमेन बना दिया है सेवा का, जहां पे जिसको नहीं करना है ना वो गलती से सोचेगा भी नहीं कि मुझे यहां जाना है। जिसको रगड़ाई से काम करना है ना, सिर्फ वो ही सोचना। तो तो पहले वाला जमाना गया जो लालू यादव, राबड़ी देवी एंड ये कौन है ये बैन जी एंड ऑल दिस काइंड ऑफ पॉलिटिशियंस जो खाली मजे करते थे, कोई काम नहीं करते थे, टोंटी चोरी करते थे, पता नहीं क्या क्या चोरी किया होगा इन्होंने, पंखा तक नहीं छोड़ा होगा देश का लूटने में। तो आई थिंक ये वो जमाना गया कि उस प्रकार के पॉलिटिशियंस को अभी कोई खड़ा भी रखेगा 2 मिनट के लिए, और वो सोच भी कैसे लेते हैं कि वो इनके साथ कंपटीशन करेंगे। आपने देखा स्मृति ईरानी जी वायनाड तक पहुंच गए राहुल गांधी के पीछे। तो मोदी जी ने बोला घर में घुस के मारेंगे, तो स्मृति ईरानी जी वहां भी पहुंच गए मारने को। मैंने सुना था राहुल गांधी सीट ढूंढ रहा है पाकिस्तान में लड़ने के लिए इलेक्शन, कि वहां जीत सकता हाँ, है। तो उसका मैनिफेस्टो वैसा ही आया है, उसने बनाया है मैनिफेस्टो पाकिस्तान के लिए, भारत के लिए कहाँ बनाया है उसने। तो ये बहुत ही बदमाशी है ऑपोजिशन वाले लीडर्स की। मुझे लगता है पूरा उनका ये आखिरी है। मुझे लगता है इसके बाद मतलब आपने जो लोग ने मतलब सिटीजन्स ने जिस प्रकार का एक ऑन ग्राउंड चेंज देखा है, जिस प्रकार की नई ट्रेन्स और इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है, जिस प्रकार के नए एयरपोर्ट्स देखे हैं,
एयरपोर्ट्स में टिकट्स की प्राइसिंग जिसने देखी है, जो पुरानी वाली देखी थी और जिसने नई वाली देखी है, आई थिंक कोई वोट कर ही नहीं सकता ऑपोजिशन को, करना चाहे तो भी कैसे करे? दैट इज द क्वेश्चन। मैं जो हूँ 3 क्वेश्चंस मेरे दिमाग में फंसे हुए हैं। पहला तो है साइबर अटैक ऑन बाल्टीमोर जो अमेरिका ने छुपा लिया। दूसरा है फॉरेन रिजर्व्स, जब डॉलर जा रहा है तो भारत के फॉरेन रिजर्व्स का क्या होगा। तीसरा है आप ममता बनर्जी को भूल गए। सो हाँ। ये 3 है, प्लीज। देखिए, ममता दीदी जो है, इनका मुझे नहीं लगता कि इनके हाथ में अब ये स्टेट बचा है। मतलब वो उनके कंट्रोल में भी नहीं है, जो केओस हो रहा है वो उनके कंट्रोल में भी नहीं है। तो शायद तो अब मुझे लगता है किसी के कंट्रोल में वो स्टेट है ही नहीं। ओके, तो मुझे लगता है कि जितना सेंट्रल गवर्नमेंट कोशिश कर सकती है एक फेयर इलेक्शन करवाने की वहां पे, वो कंप्लीट हो जाए। उसके बाद जो है अगर जरूरत पड़ती है तो प्रेसिडेंट रूल या जो भी जरूरत पड़ती है, बिकॉज ये इस प्रकार की जंगलियत प्रकार की जो प्रताड़ना हो रही है लोगों के साथ, एकदम आसुरिक प्रकार की, अ, मुझे लगता है कि इसका अंत लाना जरूरी है, क्योंकि इस प्रकार से तो ऑपरेट नहीं हो सकता कोई स्टेट। तो आई थिंक ममता दीदी का टाइम है अब जाने को, बिकॉज दिस इज नॉट हाउ यू कैन रन अ स्टेट। और दूसरा आपने बाल्टीमोर वाला पूछा है जो, हाँ, तो देखिए एक प्रकार से सिंबोलिज्म दिखता है कि आई थिंक कुछ मैंने रेसिस्ट ट्वीट्स भी इसके ऊपर देखे थे कि क्यों इंडियन स्टाफ जो था वो चला रहे थे, दैट ऑल। बट आई थिंक उसके ऊपर हटके अगर आप अदरवाइज इसका अगर सिंबलिज्म निकालना चाहें तो इतना समझ आता है कि क्योंकि अब ये भारत की सदी है, तो ऐसा लगता है। और वो जो अगर वो ब्रिज को अगर आप सिंबलिज्म मान लो एज यूनाइटेड स्टेट्स, तो भारत ने ही उसको जो है उस ब्रिज को तो और किसी के बस की तो है नहीं। तो आई थिंक जो यूनिपोलर वर्ल्ड से हमें मल्टीपोलर वर्ल्ड में जाना है, आई थिंक उसी का एक सिंबलिज्म है। और इस प्रकार के केओस इंसिडेंट्स और आगे जाते हुए वेस्ट में बढ़ने वाले हैं, वो क्लियर दिख रहा है। एक और इंडियन स्टूडेंट मर गया है। मतलब आपकी आपकी वर्ल्ड ग्रेट पुलिस क्या कर रही है? व्हाट आर दे डूइंग? मतलब बड़े बड़े आप लोगों को प्रिंसिपल्स के ऊपर लेक्चर देते हो दूसरी कंट्रीज को, तो तुम्हारा खुद का क्या क्या पोजीशन है सिक्योरिटी का, इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर का, कि अभी तक एक भी अरेस्ट नहीं हो पाया है।